जय हिंद जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेलमेंट एंड प्लेस के बारे में। दोस्तों एक एक करके हम लोग इसकी एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेलमेंट क्या है, उसके बाद फर्दर अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्लीज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दोस्तों, जो कि हम लोग भारतीय संविदा अधिनियम कहते हैं। इसमें यह स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का भाग है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो जुडिशरी हो या फिर आपके एकेडमिक्स एंट्रेंस के एग्जामिनेशन हो या फिर एकेडमिक लेवल पे दोस्तों, वहां से हर बार प्रश्न बनते रहे। तो इसी को बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड मैप की सहायता से हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हो और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मेरा दावा है यह एक बार वीडियो यदि आपने देख ली तो आप बहुत ही कम समय में और बेहतर जो कंटेंट है आप वो पा जाएंगे। चलते दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि बेलमेंट और प्लेस की बात करने वाले हैं। दोस्तों जो बेलमेंट एंड प्लेस है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं भारतीय संविदा अधिनियम, उसके अंतर्गत दोस्तों सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 181 के बीच में डिफाइन किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर दोनों कंक्लूड है, बेलमेंट एंड जो प्लेस है दोनों इसको आपस में कंक्लूड करके मैंने बताया कि 148 से लेके 181 के बीच में क्या है, इनको डिफाइन किया गया है। लेकिन वहीं पर जब हम इसको बांटते हैं तो दो भागों में या तीन भागों में बांट के आसानी से समझ सकते हैं। फर्दर यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो बेलमेंट जो है, बेलमेंट 148 से लेके सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 171 के बीच में इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। वहीं पर जो प्लेस है, प्लेस को सेक्शन 172 से लेके सेक्शन 181 के बीच में डिफाइन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 148 से लेके 171 के बीच में बेलमेंट है, वहीं पर 172 से लेके 181 के बीच में आपका क्या है, प्लेस है। अब इसको समझने से पहले, एक एक को डिटेल में समझने से पहले हमको आगे इस वीडियो में क्या क्या समझना है, आइए थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि बेलमेंट और प्लेस को समझना है तो उसके लिए इनके बीच में डिस्टिंक्शन क्या क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या क्या है, अंतर क्या क्या है या फिर समानताएं क्या क्या है, इनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हमको एक एक फैक्ट और जो पॉइंट है बेलमेंट एंड प्लेस को लेके, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले कि जो बेलमेंट है, बेलमेंट के अंतर्गत हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो बेलर होता है उसकी ड्यूटी एंड राइट्स क्या क्या है। वहीं पर जो बेली होता है उसकी भी कुछ ड्यूटीज एंड राइट्स होंगे रिगार्डिंग टू द बेलमेंट्स। उसके अलावा फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे, और जनरल लैंड एंड पर्टिकुलर लैंड क्या है उसको भी हम लोग फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो बातें हो गई बेलमेंट की जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि हम प्लेस की जब हम बातें करेंगे तो प्लेस में हम लोग बात करेंगे जो पाउनी आता है उसके राइट्स की, फिर जो पाउनर आता है उसके राइट्स को, इन दोनों की ड्यूटीज क्या है उनको भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो प्लेस होता है मर्सेंटाइल एजेंट के द्वारा, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अब बेलमेंट क्या है उसके बारे में। सबसे पहला दोस्तों प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि वास्तव में ये बेलमेंट है क्या, बेलमेंट क्या है भाई। तो ध्यान सुनिएगा, बेलमेंट जो वर्ड है, द वर्ड बेलमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, मतलब कि जो आपका बेलमेंट वर्ड है, यह जो बेलमेंट वर्ड है यह कहां से डिराइव किया गया है, यह फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। और वह फ्रेंच वर्ड है क्या, बैलियर। क्या है, बैलियर, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू डिलीवरी, मतलब इसका मतलब होता है डिलीवर करना। क्या करना, डिलीवर करना। तो जो बेलमेंट है यह फ्रेंच वर्ड बेलियर से डिराइव किया गया है, उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। अब वहीं पर बात करें कि बेलमेंट का जो इटमोलॉजिकली मीनिंग होता है वह क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हैंडिंग ओवर या फिर चेंज ऑफ पोजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कब्जे का स्थानांतरण। क्या है भाई, जब हम सामान्य अर्थों में प्लेस को समझने की कोशिश करते हैं तो सामान्य अर्थों में जो बेलमेंट होता है उसका मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी थिंग्स को, किसी गुड्स को हैंड ओवर करना। हैंड ओवर कब करेंगे भाई, तो कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करेगा। तो पहला मतलब होता है हैंडिंग ओवर, और दूसरा
चेंज ऑफ पोजेशन। चेंज ऑफ पोजेशन का मतलब कि जब वन पर्सन possesses his changes into the another person, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी गुड्स को, किसी वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देता है, तो वह जो कब्जा होता है उसके ऊपर, जो उसका पोजेशन होता है, वह देने के साथ ही वह कब्जा भी बदल जाता है। जिसे समझिएगा, कोशिश करिएगा कि जैसे एक्स है, एक्स ने वाई, जिसका कि एक अपना गराज है जो रिपेयरिंग का काम करता है, एक्स ने अपनी कार किसको दे दी, जो कार है उसको उसने वाई के पास दे दी, किस लिए, रिपेयर के लिए। तो अब यहां पर जो कार है यह क्या है, एक गुड्स है। क्या है, गुड्स है। अब एक्स का वह गुड्स है, उसने दिया किसको है, वाई को दिया है। तो यहां पर कब्जा उस समय जो था, एक्स का कार के ऊपर कब्जा था, लेकिन यहां पर जैसे ही इसने वाई को दे दिया तो उसने कब्जे का स्थानांतरण दे दिया, भैया इसको ले लो अपने कब्जे में और इसको बना के मेरे को वापस दे देना। तो यही है हैंडिंग ओवर या फिर चेंज ऑफ पोजेशन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। एज पर सेक्शन 148, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 148 है, वह बात करता है कि बेलमेंट है क्या वास्तव में। तो बेलमेंट को क्या डिफाइन किया गया है, ध्यान समझिएगा। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स सेल। ध्यान से समझिएगा, बेलमेंट का मतलब क्या है भाई, कि डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का मतलब होता है वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज जिसको हम लोग प्रदान करते हैं, देते हैं। किसको देते हैं भाई, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर जब वो देगा तो उसके पीछे कुछ सम स्पेसिफिक पर्पज होगा। मतलब कि उस देने के पीछे, उस डिलीवरी के पीछे उसका कुछ उद्देश्य हो गया, किसी रीजन की वजह से उसने दिया होगा। यहां पर जो एक्स ने वाई को कार दिया, उसका पर्पस क्या था, रिपेयरिंग पर्पस था। तो वहां पर एक विशेष पर्पस होगा और यह पर्पस किसी एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होना चाहिए। और यदि यह कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो यह लीगली बाइंडिंग भी होगा। यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा भाई, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे क्या समझना है, जो गुड्स है जिसको उसने डिलीवर किया है, उसमें कुछ पर्पस अकॉम्प्लिश्ड होने चाहिए और देयर मस्ट बी रिटर्न, मतलब जो एक्स ने वाई को दिया गुड्स एज अ कार के रूप में, अब उसको वाई को यह ड्यूटी है कि वह एक्स को क्या करे, रिटर्न करे। तो बी रिटर्न आर अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दे। दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आगे इसको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, जब एक्स ने वाई को दिया, वाई ने उसको रिपेयर किया, रिपेयर होने के बाद उसका काम पूरा हो गया, उसने वाई ने पुनः एक्स को वह गुड्स लौटा दिया, तो ये हो गया रिटर्न। अब यदि मान लीजिए कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें कि जो देने वाला व्यक्ति है, मान लो एक्स ने कार दिया बी को और उसने कहा कि इस कार को डिस्पोज कर दो, तो उसके निर्देशन पर यहां पर जो एक्स है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि मेरे कार को क्या कर दो, डिस्पोज कर दो। तो वो भी फैक्ट इसमें इंक्लूड है। तो इसका पूरा मतलब क्या निकला कि द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बिलर। जैसे मैंने बताया कि यक्स अपना कार वाई को दे रहा है, तो वह व्यक्ति जो अपने गुड्स को डिलीवर करता है वह क्या कहलाता है, बेलर कहलाता है। यहां पर एक्स जो कि उसका कार है वो वाई को डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, तो देने वाला जो व्यक्ति होता है वह बेलर कहलाता है। एंड द पर्सन टू whom they are delivered is called the bill। मतलब एक्स ने यहां पर किसको कार डिलीवर किया, किसके पास पहुंचाया, वाई के पास। तो जो व्यक्ति उस गुड्स को एक्सेप्ट करता है, पाता है, ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका बेल। तो बेलर क्या है, बेली क्या है, आप समझ गए होंगे। और बेलमेंट क्या है, तो बेलमेंट यदि सीधे सीधे अर्थों में कहें तो बेलमेंट का मतलब होता है सीधे सीधे तौर पर कि changes of possession to one person to another person for some specific purpose. When the purpose is accomplished, then the goods will be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। मतलब यदि हम इसको हिंदी में सामान्य अर्थों में समझें तो जो बेलमेंट कहता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु का प्रदान किया जाना, और वो वस्तु जो प्रदान किया जाता है किसी एक उद्देश्य के कारण किया जाएगा और यह उद्देश्य एक संविदा के तहत होगा। और जैसे ही
वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो पर्पज पूरा हो जाएगा। तो यह नियम कहता है कि वह जो वस्तु दिया गया है वो वापस उसको लौटानी पड़ेगी, या फिर जो देने वाला व्यक्ति है उसके निर्देशन पे, उसके कहे जाने पे, उसके अनुसार क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज निकल के आती है कि बेलर एंड बेली क्या है। तो बेलर वो होता है जो सामान को देता है। एक्स ने कार दिया वाई को, तो कार देने वाला कौन, एक्स, तो एक्स क्या हो गया, बेलर हो गया। अब यहाँ पर वाई क्या है, कार लेने वाला है। तो वो व्यक्ति जो गुड्स को एक्सेप्ट करता है या फिर जिसको गुड्स डिलीवर किया जाता है, तो जो एक्सेप्ट करता है या फिर जिसको डिलीवर किया जाता है वो व्यक्ति कहलाता है कौन, वो कहलाता है बेली। अब एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि वेयर एक्स डिलीवर्स हिज कार फॉर रिपेयर्स टू वाई। एक्स जो है इसने अपनी कार किसको दी, डिलीवर की, वाई को की। अब एक्स इज द बेलर एंड वाई इज द बेली। मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर एक्स क्यों बेलर होगा और वाई क्यों बेली होगा, मैंने बता दिया क्योंकि एक्स डिलीवर कर रहा है, किसको डिलीवर कर रहा है, वाई को कर रहा है, इसलिए एक्स बेलर और वाई बेली। अगला एग्जांपल, एक्स डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लोथ्स टू वाई, और टेलर टू बी स्टिच्ड इनटू अ सूट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेलमेंट। कैसे, समझिएगा ध्यान से। एक्स जो कि एक पर्सन है, इसने वाई नाम के व्यक्ति को जो कि एक टेलर है, उसने क्या किया, कपड़े का पीस दिया, कपड़े का एक भाग दिया। क्यों दिया, कि भैया इसको सिल के एक मस्त एकदम सूट बना डालो। तो एक्स ने यहां पर गुड्स दिया है किस रूप में, क्लॉथ के रूप में। किस रूप में दिया है, क्लॉथ। तो ये जो क्लॉथ है, यहां पर क्लॉथ किस फॉर्म को प्रेजेंट करता है, गुड्स को प्रेजेंट करता है। और दूसरी चीज कि यहां पर एक्स ने डिलीवरी की है, तो गुड्स की भी डिलीवरी यहां पर हुई है एक्स के द्वारा वाई को। तो एक्स डिलीवर कर रहा है, तो यहां एक्स क्या हो गया, बेलर हो गया। क्या हो गया भाई, बेलर हो गया। ठीक है, वहीं पर जो आपका वाई है इसको डिलीवरी की जा रही है, तो यह क्या हो जाएगा, बेली हो जाएगा। ठीक है, अब इसने एक्स ने कपड़ा वाई को दिया, तो किस उद्देश्य से दिया होगा, तो दिया है यहाँ पर स्टिच्ड इनटू सूट, मतलब उस कपड़े को सिल के सूट में बदल डालो। तो उद्देश्य क्या है कि सूट में सिलना, कपड़े को सूट के रूप में सिलना, ये यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पज हो गया। तो ये जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, यह क्या होगा, यह कहा जाएगा आपका क्या, तो यह कहा जाएगा बेलमेंट। अब बेलमेंट में कुछ चीजें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी कि क्या क्या ऐसे इंसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी चीज को बेलमेंट बनाते हैं, जो कि आपको अपने एग्जाम में डिस्कस करने हैं, समझने हैं, ध्यान से रखने, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को जारी रखें, जल्दी से सभी लोग एक बार हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और सेशन पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है भाई, कि आखिर इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है आपके जो ये बेलमेंट है उसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में आती हैं, जो कि एक बेलमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि बेलमेंट एक है क्या, बेलमेंट एक संविदा है, बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या रीजन है भाई, ध्यान से सुनिएगा। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एकदम रट जाने हैं, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आपको समझना क्या, ध्यान सुनिएगा। बेलमेंट इज अ बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट क्या है, यह कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर या फिर यह कॉन्ट्रैक्ट या संविदा के आधार पर एक महत्वपूर्ण अंग है उसका। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में हो सकता है या फिर इंप्लाइड फॉर्म में हो सकता है, दो फॉर्म में ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा कि अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो फैक्ट आपको एकदम रट जाना है कि जो यह बेलमेंट होता है इसमें नो कॉन्सिडरेशन इज नेसेसरी टू टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपका कॉन्सिडरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिफल, मतलब किसी चीज के बदले किसी चीज का दिया जाना। जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि मैं भाई तुम्हारा बाइक लूंगा, लेकिन उसने बोला कि मैं इसके 10,000 रुपए लूंगा, तो उसने बाइक दिया, तुमने 10,000 रुपए दिए, तो ये जो उसने बाइक दिया है और तुमने बदले में 10,000 रुपए दिए हैं, यही कॉन्सिडरेशन कहलाता है। तो आपका वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बिना कॉन्सिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन उसका एक्सेप्शन है आपका कौन सी चीज, बेलमेंट। क्योंकि बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर है लेकिन इसमें कॉन्सिडरेशन नहीं होता। अभी हमने एग्जांपल में बताया, मैंने क्या एग्जांपल में बताया था कुछ देर पहले, कि एक्स जो है इसने वाई को क्या किया, अपना कार दिया। अब कार दिया है, ठीक है, कार दिया है उसने, तो क्या कार के बदले में उसने कुछ लिया है उससे, नहीं लिया।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कॉन्सिडरेशन नेसेसरी नहीं होती, जैसे यहां पर कार वाले में पैसे ले सकता है, यदि दोस्त होगा तो पैसे नहीं लेगा। दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। जब वह गैरेज वाला किसी दुकान का मालिक होगा तब उस कार के रिपेयर करने के बदले में पैसे लेगा। लेकिन मान लीजिए कोई दोस्त है एक्स, अपने वाई दोस्त को कार चलाने के लिए दिया कि ले जाओ भैया कार चलाओ, लेकिन क्या उस कार चलाने के बदले में उससे वो पैसे तो लेगा नहीं कि नहीं यार तुम जा रहे हो घूमने तो कार का पैसा देके जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि बेलमेंट में कॉन्सिडरेशन हो ही, बिना कॉन्सिडरेशन के भी बेलमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में क्रिएट हो सकता है। इसीलिए नो कॉन्सिडरेशन इज नेसेसरी, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कौन से जो बेलमेंट है उसमें कॉन्सिडरेशन हो ही हो, नहीं होगा एक बार को तो भी काम चल जाएगा। तो इस फैक्ट को एकदम ध्यान से समझ के रख लीजिएगा, नहीं तो काम आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला जो एसेंशियल एलिमेंट था वो था कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आता है वो है आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स। दूसरा क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स है। तो ध्यान समझिएगा, मैंने पहले ही बोला कि जब जब भी बेलमेंट होता है तो बेलमेंट का मतलब, जो फ्रेंच वर्ड बेल्योर हमने पढ़ाया उसका मतलब मैंने क्या बताया? टू डिलीवर, मतलब किसमें किसी चीज को डिलीवर किया जाएगा। अब भाई क्या होता है, तो ये डिलीवरी होती किसकी है? तो डिलीवरी गुड्स की होगी, किसी वस्तु की होगी। वस्तु किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान समझिएगा। जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, इट्स इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पजेस। मतलब यहाँ पर जो गुड्स है यह एक व्यक्ति से, वन पर्सन से टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति तक किया जाएगा। लेकिन ध्यान में, ध्यान क्या रहे भाई कि बेलमेंट इज द ओनली फॉर मूवेबल गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको तो पक्का आपको इंक्लूड करना होगा, तभी एग्जामिनर आपके मार्क्स को कंसीडर वहां पर करेगा। इस फैक्ट को एकदम एकदम चाट जाना है बाबा रामदेव का जन्म घुट्टी पीकर, ठीक है। तो जब भी बेलमेंट होगा तो बेलमेंट केवल एवं केवल मूवेबल गुड्स का ही होगा। जो चल संपत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कोई वस्तु जो चल संपत्ति का भाग होता है उसी को हम मूवेबल गुड्स के रूप में जानते हैं, और उसी का बिलमेंट किया जा सकता है। ध्यान रहे, आपके एग्जाम में हो सकता है कि जो आपके जो तर्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हुआ दिया जाता है कि कौन सा जो कथन है, जो स्टेटमेंट वो सही है, तो उसमें होगा कि दोनों फॉर्म में किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बेलमेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स के फॉर्म में नहीं किया सकता। जैसे यदि आप चाहो कि अपनी जमीन का, अपने प्लॉट का तुम बेलमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्लॉट है, जो जमीन है, वो क्या है? इमूवेबल गुड्स के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कोई जो गुड्स जो इमूवेबल हो उसका बेलमेंट हम नहीं कर सकते। तो बेलमेंट इज द ओनली फॉर मूवेबल गुड्स एंड नेवर, देखो सीधे सीधे लिखा है नेवर, मतलब कभी नहीं, फॉर इमूवेबल गुड्स और मनी। सबसे बड़ी चीज एक्सेप्शन है भैया, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, जिसको हम लोग अपवाद बोलते हैं, एकदम रट जाना है। मनी भले ही मूवेबल गुड्स में आती है, पैसा, रुपया, गांधी जी वाला नोट, ये जो है भले ही चल संपत्ति में आता है, लेकिन ये क्या है? अपवाद है। मतलब कि मनी भले ही मूवेबल गुड्स में आता है, लेकिन इसको बेलमेंट के रूप में हम लोग शो नहीं कर सकते। और अब देखिए, ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है ये दो फॉर्म में किया जा सकता है। द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज द फॉलोइंग काइंड्स, मतलब जो ये डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, इनके पोजेशन को लेके इनको दो फॉर्म में हम लोग बांट सकते हैं। पहला फॉर्म क्या है भाई? पहला फॉर्म है एक्चुअल डिलीवरी, और दूसरा फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो जो एक्चुअल डिलीवरी होता है, इसका मतलब होता है कि व्हेन गुड्स आर physically handed over to the bailey by the bearer is called actual delivery। मतलब सीधा सीधा है भैया, इसमें जो बेलर होगा वो बेली के पास जाएगा कि ले गुरु, ये तुम्हारा है, मेरा मतलब तुमने मांगा था, मैंने दे दिया, काम चलाओ, जब काम हो जाए तुम मुन्ना हमको वापस कर देना, नहीं करोगे तो हम ठोक देंगे। सीधा सीधा नियम है, गुस्से में हो जाता है काम ना। तो यही चीज है कि जब बेलर क्या करे, बेली को जाए सामने से फिजिकली हैंड ओवर कर दे, तो वो जो फॉर्म है डिलीवरी का, वो कौन सा फॉर्म कहलाता है? एक्चुअल फॉर्म, एक्चुअल डिलीवरी कहलाता है। जैसे डिलीवरी ऑफ अ कार फॉर रिपेयर टू द वर्कशॉप, जिसमें मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था कि एक्स क्या कर रहा है, सीधे एक्स जो कि बेलर है वो सीधे जा रहा है वाई के पास और कह रहा है कि ले गुरु मेरी कार है, इसको बना के हमको वापस दे देना। तो एक्स सीधे फिजिकल डिलीवरी दे रहा है कार की, किसको? वाई को, जो कि बेली है। तो ये किस फॉर्म में होगा? एक्चुअल डिलीवरी में होगा। दूसरा आता है कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी।
इसमें क्या है भाई, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहता है कि वेयर डिलीवरी इज मेड बाय डूइंग एनीथिंग, मतलब जब डिलीवरी किसी ऐसे माध्यम में किया जाए दैट हैज द इफेक्ट, मतलब जिसका कुछ ऐसा प्रभाव हो कि पुटिंग गुड्स इन द पोजेशन ऑफ बेली, जिसे बेली के पोजीशन में रखा जाए, और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू होल्ड द, मतलब या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑथोराइज्ड हो उसको होल्ड करने को ऑन हिज बिहाफ इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जांपल की मैं बात करूं तो डिलीवरी ऑफ की ऑफ कार टू द वर्कशॉप डीलर फॉर रिपेयर ऑफ कार, जैसे एक्स है, उसने क्या किया कि अपनी कार नहीं दी, कार का क्या दिया, चाबी दिया, की दिया, तो उसने सीधे सीधे तौर पर नहीं बल्कि कार की चाबी जो है उसने वर्कशॉप डीलर को किसके लिए दिया, रिपेयर के लिए दिया। तो जब ऐसा कोई फॉर्म आए डिलीवरी का तो वह फॉर्म क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के कितने फॉर्म है, दो फॉर्म, एक एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दो एलिमेंट हमने पढ़े, एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स पढ़ा। तीसरा बेलमेंट का क्या एसेंशियल एलिमेंट है, तो तीसरा है पर्पस। मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया था कि जब भी आप बेलमेंट करोगे तो उस बेलमेंट के पीछे कुछ आपका स्पेसिफिक पर्पस होगा, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होगा। जैसे एक्स ने वाई को दिया था कार, तो वहां पर कार किस उद्देश्य से दिया था, रिपेयर करने के लिए, सही करने के लिए दिया था। तो ये जो सही करना है यहां पर इसका क्या है, यह एक उद्देश्य है। ठीक है, तो द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पसेस, और वो जो पर्पस है ये पर्पस इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड। तो ये जो उद्देश्य होगा या तो ये एक्सप्रेस फॉर्म में हो सकता है या फिर ये इंप्लाइड फॉर्म में हो सकता है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये एक्सप्रेस ही हो या फिर जरूरी नहीं है कि ये इंप्लाइड ही हो, ये दोनों रूप में हो सकता है, एक्सप्रेसली भी और इंप्लाइडली भी। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसको एकदम महत्वपूर्ण बनाता है, हर चीजों से अलग करता है, तो वह करता है आपका कौन सी चीज, वो करता है पोजेशन। बेलमेंट में जो पोजेशन है यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस फैक्ट को, इस इशू को आपको ध्यान से एकदम समझना है, तभी आप पूरा बेलमेंट इस सिंगल पॉइंट से आप समझ ले जाएंगे। जैसे में भाई क्या समझना है कि जो बेलमेंट है, इन बेलमेंट पोजेशन ऑफ गुड्स चेंजेस, बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स चेंजेस, changes of position can happen by physical delivery or by any action which has the effect of placing of goods in the possession of bearer। जो हमने आपको गुड्स की डिलीवरी के बारे में दो फॉर्म बताए थे, यहाँ पर वो उसी की चर्चा कर रहा है। अब जो इसके आगे फैक्ट है उसको आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। द चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप, ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपके एग्जाम में नंबर दे के जाएगा आपको आगे। इन बेलमेंट बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ गुड्स एज देयर इज नो चार्ज ऑफ ओनरशिप where a person is in custody without possession he does not become a bail। ध्यान से सुनिएगा भैया, इसका मतलब क्या है कि देखिए जब भी बेलमेंट होगा तो बेलमेंट सीधा सीधा कहता है भैया कि हम भले अपना सामान तुम्हारे पास छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बबुआ हम तुमको अपना ये जो मालिकाना हक है वो नहीं दे रहे हैं, बस कब्जा दे रहे हैं कि तुम काम करो और काम करने के बाद मेरे पास चुप मार के लेते आओ। तो वो जब चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं तो वो कब्जे का स्थानांतरण होता है, न कि ओनरशिप का अर्थात मालिकाना हक का। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एक्स और वाई का, यहां पर एक्स ने अपनी कार जो उसकी खुद की कार है, पहले उसके ऊपर उसका मालिकाना हक भी है और उसका कब्जा भी है। जब तक उसने वाई को रिपेयर करने के लिए नहीं दिया है उस समय तक इसका पोजेशन भी उसके पास है और उसका ओनरशिप भी उसके पास है, एक्स के पास। लेकिन जब वो अपनी कार रिपेयर करने के लिए वाई के पास जाता है तो उस जो कार का जो पोजीशन है पहले वो उसके कब्जे में थी, एक्स ने वो कार उठा के किसको दे दी, वाई को दे दी रिपेयर करने के लिए। तो ये जो पोजीशन है अब इस पोजीशन का ट्रांसफर हो गया किसके पास, वाई के पास। लेकिन स्टिल नाउ जो ओनरशिप है ये अभी भी किसके साथ है, एक्स के साथ बना हुआ है। यह ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, ये स्टिल बना होता है उसके पास जो कि गुड्स को डिलीवर करता है, जो गुड्स को देता है।
तो ओनरशिप कभी भी चेंज नहीं होता, जबकि जो पोजीशन होता है यह देने के साथ ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो कभी भी जो दूसरा व्यक्ति जो कि बेली के रूप में जाना जाता है, यह कभी भी ओनर नहीं हो सकता। यह केवल और केवल पोजीशन को एंजॉय कर सकता है, न कि ओनरशिप को। उम्मीद करते हैं यह जो फैक्ट है यह क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया हो तो मेरे दोस्त इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले कुछ फैक्ट्स की तरफ। उम्मीद करते हैं सभी चीजें आपको ध्यान में हो गई होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी चीजों को, सभी फैक्ट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, एक्सेप्शन है, इसको एकदम रट जाएंगे। क्या है भाई कि डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन द बैंक लॉकर। आजकल बहुत चलन चला है, जिसके घर में थोड़ा सा सोना चांदी अधिक हुआ वो बैंक लॉकर में जाएंगे, बैंक खोलेंगे और उसमें अपना सोना चांदी भर के चले आएंगे। तो कहेंगे सर क्या ये भी बेलमेंट हुआ? जी नहीं। ऑर्नामेंट्स को डिपॉजिट जब बैंक लॉकर में किया जाता है तो ये बेलमेंट का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं? लीजिए आगे उसमें लिखा है भाई, ध्यान समझिएगा। बिकॉज ऑर्नामेंट्स और केप्ट इन लॉकर हुज की, जिसकी चाबी आर स्टिल विथ द ओनर, मतलब जिसने वो क्या किया है, अपना जो ज्वेलरी है, जो आभूषण है बैंक में रखा है, उस लॉकर की चाबी अभी भी किसके पास है? उसी ओनर के पास है, न कि बैंक के पास। एंड नॉट विथ द बैंक, यदि बैंक के पास चाबी होती तब ये बेलमेंट होता, लेकिन ऑर्नामेंट्स आपने रखा, अपने हिसाब से रखा और उसकी चाबी भी आपके पास है, तो यहां पर कब्जे का स्थानांतरण हुआ ही कब? नहीं हुआ। और जब कब्जे का स्थानांतरण नहीं हुआ तो ये बिलमेंट हो ही नहीं सकता। तो वही फैक्ट लिखा है कि द ऑर्नामेंट्स आर इन द पोजेशन ऑफ द ओनर थ्रू केप्ट इन द लॉकर एट द बैंक। भले ही उसने बैंक में रखा है, लेकिन उसकी चाबी, उसका ओनरशिप दोनों किसके पास है? दोनों का दोनों आपके ओनर के पास है, इसीलिए यह बेलमेंट के रूप में नहीं जाना जाता। ये फैक्ट आता है, फैक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए कि बैंक में रखे गए जो ज्वेलरी है, जो आभूषण है, वो बेलमेंट क्यों नहीं होता, इसको डिस्कस कीजिए। तो ध्यान रखिएगा ये बेलमेंट क्यों नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता कि बेलमेंट उसी समय होता है जब वहां पर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो, हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजेशन हो, तभी वहां पे होता है। यहां पर हैंडिंग ओवर ऑफ द गुड्स तो जरूर है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं है। वहां पर जो चाबी, यदि जो चाबी वाला मामला बीच में आ रहा है, यदि वो ना होता तब मामला ये हो जाता। उम्मीद करते हैं ये जो इशू है, ये जो फैक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया वैसे तो काम चलेगा नहीं। पता चले ए ने दे दिया रिपेयर करने के लिए कार, वाई को पसंद आ गई, वाई रख लिया, हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लेना, ऐसे में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब इसीलिए बेलमेंट कहता है कि जैसे ही जिस उद्देश्य के लिए वो दिया गया था, जिस पर्पज के लिए आपको दिया गया था, वो काम पूरा हो गया, मुन्ना हमको वापस कर दो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया बेलमेंट में कि रिटर्न्स ऑफ गुड्स होना अनिवार्य है। अब ये है क्या, ध्यान समझिएगा। बेली इज ओब्लाइज्ड, मतलब जो बेली है वो ओब्लाइज्ड है, बाउंड है, बंधा हुआ है, किस चीज के लिए? कि रिटर्न्स द गुड्स, जो उसको गुड्स दिया गया है उसको रिटर्न करने के लिए, वापस लौटाने के लिए, फिजिकली टू द बेलर, मतलब जो बेलर के द्वारा दिया गया गुड्स है बबुआ उसको वापस करना पड़ेगा, और नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाओगे और फिर जो दंड होगा वो तो अलग से होगा ही होगा। तो ध्यान रहे, बेलमेंट में गुड्स की यदि डिलीवरी की जा रही है तो गुड्स को रिटर्न करने का भी प्रोविजन वहां पर अवेलेबल है। यदि अब रिटर्न नहीं होता है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब देखिए भाई, द गुड्स शुड बी रिटर्न इन द सेम फॉर्म एज गिवन और मे बी ऑल्टर्ड एज पर बेलर्स डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा भी नहीं है कि हमने दिया कार अच्छी कंडीशन में, वेल सेटिस्फाइड कंडीशन में, और हम कार ठोक के कह रहे हैं थोड़ा सा लग गया, हम जा रहे थे, थोड़ा सा बह गया कार, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में बेलमेंट काम गड़बड़ा देगा, आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है, आप कोर्ट में फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेलमेंट कहता है कि जिस फॉर्म में, जिस स्थिति में आपको गुड्स डिलीवर किया गया था, आपको गुड्स दिया गया था, आपको ठीक उसी समय, उसी प्रकार में आपको बेलर को वापस करना होगा। नहीं किया तो गुरु क्या है, फंस जाओगे, मामला बिगड़ जाएगा।
ध्यान रहे, आगे भी कुछ बातें हैं कि इट शुड नॉट बी नोटेड दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब आगे भी इंपॉर्टेंट है कि थोक दिए और उसके बाद कहे कि हम दूसरा दिला देंगे, मामला नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है। सीधे सीधे बोलता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुड नॉट बी अलाउड। बेलमेंट में जो गुड्स आपको दिया गया है अपने को वापस वही मांगता है, और अपने को नहीं मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, सूट फाइल कर देंगे आपके खिलाफ। किसका? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो सीधे सीधे कहा है जो हमने आपको गुड्स दिया है मेरे को ठीक उसी सेम फॉर्म में वापस मांगता है, और यदि उसको आपने एक्सचेंज किया तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा आगे क्या कहता है कि द बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स। लीजिए, और स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो बेली है वो और कोई अन्य जो गुड्स है वो उसको डिलीवर नहीं कर सकता। इवन मतलब इतना तक कि नॉट दोज ऑफ हायर वैल्यू। पता चले कि हमने उसको 50 रुपए वाली जो पहले की हीरो स्प्लेंडर गाड़ी है, मस्त गाड़ी है, सभी लोग चलाए होंगे, उम्मीद है अभी तक की सबसे बेस्ट गाड़ी है हीरो स्प्लेंडर, उसने अपने दोस्त को दी चलाने के लिए। अब दोस्त महाराज क्या है, उसको ठोक के उसका एक्सीडेंट करके पुर्जा पुर्जा अलग कर डाले। लड़की के चक्कर में लड़की को तेज देखे, हाँक दिए स्पीड, पुर्जा पुर्जा गाड़ी का निकल गया। अब क्या कह रहे हैं कि गुरु 50,000 गाड़ी थी ना, हम तुमको चलो एक बुलेट दिलाई देते हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है। सीधे सीधे बेलमेंट कहता है कि जितने की आपकी बेलमेंट की जो गुड्स है जो है आपको वही देना है, न कि उससे ज्यादा न कि उससे कम। जो वस्तु दी गई है जिस फॉर्म में दी गई है अपने को वापस वही मांगता है। तो ये चीजें वहां पर कही गई। और ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट बेलमेंट। ध्यान रहे, हमने जो बैंक में पैसा जमा किया है तो डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट बेलमेंट, ये बेलमेंट के फॉर्म में नहीं आता। कब तक? सिंस द बैंक रिटर्न बाय द बैंक, सॉरी द बैंक, द मनी रिटर्न बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स। तो यह तब तक बेलमेंट नहीं होगा जब तक ये करेंसी नोट आइडेंटिकल करेंसी नोट के रूप में ना। उम्मीद करते हैं कि रिटर्न्स ऑफ गुड्स क्या है, पर्पजेस क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सभी जो चीजें हैं आप अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। और दोस्तों यदि अच्छे से चीजों को समझ गए हो तो मेरे दोस्त जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के थोड़े से अंतिम चीजों की चर्चा कर लेते हैं, और कल से जो अगली वीडियो आएगी हम उसमें चर्चा करेंगे आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट के बारे में। फिलहाल थोड़ी सी चर्चा बची हुई है उसको कर लेते हैं, लेकिन अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट के बारे में। तो अभी हमने बात किया किसके बारे में, इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बोला कि जो बेलमेंट है, जो आपका बेलमेंट है वो किस चीज में, ध्यान सुनिएगा। तो बेलमेंट को कुछ चीजों में हम लोग बांट सकते हैं, जैसे में तो जो बेलमेंट है वो क्या है, तो बेलमेंट एक क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, डिलीवरी ऑफ गुड्स का है। किसका है? डिलीवरी ऑफ गुड्स का है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ जो गुड्स होता है वह कुछ पर्पस को लेके होता है, कुछ उद्देश्य को लेके होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के ऑफ से किया जाता है, और ये जो स्पेसिफिक पर्पस है इसमें ट्रांसफर ऑफ पोजेशन का होना अनिवार्य है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब वो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो जाए और ये जो पर्पस है वो एकम्प्लिश्ड हो जाए, पूरा हो जाए, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ गुड्स करना पड़ेगा। अर्थात लास्ट में आपको जो गुड्स दिए गए हैं, जो वस्तु दी गई है, आपको वापस लौटानी पड़ेगी। तो ये जो 5 हैं, यह 5 आपके मेन इसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए किसके, आपके बेलमेंट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पर्पस एंड पोजीशन, एंड लास्ट वन इज द रिटर्न्स ऑफ गुड्स। तो हमने दोस्तों आज क्या जाना कि बेलमेंट क्या है, बेलमेंट के अंतर्गत बेलर एंड बेली क्या है, कौन कौन से उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कहां से डिराइव हुआ, क्या क्या चीजें हैं, हमने उसको अच्छे से समझने का प्रयास किया। कल हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट के बारे में। फिर जो हम बात करेंगे कि जो बेलमेंट के अंदर जो बेलर एंड बेली आते हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनके ड्यूटीज क्या हैं, इन चीजों की चर्चा हम लोग अच्छे से कल डिस्कस करेंगे। तब फिलहाल के दोस्तों आज विदा दीजिए, अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि हेल्पफुल हो मेरे दोस्त तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। और दोस्तों जाते जाते कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूं।
जो दोस्तों आपके हो सकता है कि आपके काम में आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर करिएगा और कैप्शन में कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, कभी भी जो सफलता होती है वो तीन चीजें आपसे मांगती है। पहला आपका हार्ड वर्क, और ये जो हार्ड वर्क है ये आपके स्मार्ट वर्क के साथ इंक्लूड होना चाहिए। एक गधा भी एक इंसान से ज्यादा मेहनत करता है लेकिन वो स्मार्ट वर्क नहीं करता। आजकल के जमाने में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रातों रात पढ़ते हैं लेकिन सफल नहीं होते, वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मात्र 4 घंटे स्मार्ट स्टडी करते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो पहली चीज जो आपको जीवन में उतारनी है कि आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना है। दूसरा, आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए किसी एक असफलता से यदि वो निराश हो जाता है और घबरा जाता है तो ये सबसे बड़ी गलत चीज है। असफलता ही आपको सफलता की चाबी दिलाती है, क्योंकि असफलता ही वह सीढ़ी है जिसमें कदम कदम बढ़ के हम सफलता की उस मंजिल को पाते हैं जो कि हमारा क्या होता है, पीक होता है, हमारी ऊंचाई होती है। और तीसरा आपका होता है भाग्य, जो आपके हाथ में नहीं है। यदि ये कोई कहे कि भाग्य नहीं है तो बिना भाग्य कोई सेलेक्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके जीवन में भाग्य भी होता है। तो दोस्तों इसी बातों के साथ, यदि आप मेरी इन बातों के साथ सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।